Well, so in this video we are going to discuss about Indian foreign policy. But it is too long to deal in a one video, so we will try to upload the video in the series of a playlist that consists of almost 20 to 25 video of each 10 to 15 मिनट. सो हम पूरे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक वीडियो के प्लेलिस्ट के जरिए समझेंगे जो कि 25 वीडियो का होगा और हर वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो यह पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर ले. इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे. पहला, फैक्टर शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी. फैक्टर शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी. दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी. और तीसरा, इंडिविजुअल रिलेशन. सो फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने में सबसे बड़ी बात आती है डिप्लोमेसी की. हर दिन न्यूज़पेपर में आप डिप्लोमेसी वर्ड से परिचित होंगे. सो फर्स्टली डिकोड डिप्लोमेसी. व्हाट इज डिप्लोमेसी? डाइप्लोमेसी. एक पोल, दो पोल. The balance between two pole to analyzing anything is called diplomacy, especially in the terms of international relation. इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, फॉरेन पॉलिसी के संबंध में बैलेंसिंग ऑफ एनी इशू इज अ कोर प्रिंसिपल. सो हम बैलेंस करके हर चीज़ को देखते हैं कि भैया प्लस भी है माइनस भी है. एक सिंपल लॉजिक है, उसके लिए हमारे पास प्लस आउटपुट है और माइनस आउटपुट है. सो ये जो पूरा फंक्शन हुआ प्लस आउटपुट और माइनस आउटपुट का विद इन वन अलाइनमेंट, हम एक अलाइनमेंट पे देखते हैं प्लस को भी और माइनस को भी, तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी. अब इसको समझो थोड़ा गौर से. पैसिफिक ओशियन में इंडिया का चाइना के साथ विवाद है. दूसरी ओर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के साथ हमने संबंध बनाए हैं ताकि हम टेररिज्म को सेंटर एशिया में काउंटर कर सके. सो एक तरफ हमारा पॉजिटिव है थ्रू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ निगेटिविटी है थ्रू सी मैटर. पैसिफिक सी का मैटर हो, पैसिफिक रीजन ऑफ सी का मैटर हो या इंडियन ओशियन का मैटर हो. तो यहाँ पे हम लोग के साथ चाइना के साथ मतभेद है, बट हम लोग क्या है, इंडिया है. सो वी आर ऑन अ वन अलाइनमेंट. तो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट हाउ वी बैलेंस द एनी इशू having one alignment approach. We have positive concern, we have negative concern, but we are still on one alignment. इंडिया है, इंडिया का स्टैंड एक ही रहेगा. कुछ मुद्दों के लिए हम पॉजिटिव होंगे किसी के साथ, कुछ मुद्दों के लिए हम पॉजिटिव होंगे. सो यह कभी पॉसिबल नहीं है डिप्लोमेसी में कि हम किसी के साथ अपना संबंध पूरा खराब कर ले और किसी के साथ संबंध काफ़ी अच्छा कर ले, और खासकर भारत जैसे देश के लिए जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. दूसरी बात, भारत डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसको हम लोग को रिलेट करेंगे इसके डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट से कि क्यों भारत डिप्लोमेसी अपना ऐसा करता है कि पॉजिटिव भी किसी के साथ और निगेटिव भी किसी के साथ. डायरेक्ट हम अलाइन नहीं होते किसी एक की ओर. सो हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल क्लियर है, हम किसी के साथ पॉजिटिव भी होंगे निगेटिव भी होंगे अकॉर्डिंग टू आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट. अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो आगे के वीडियो में हम बात कर लेंगे. नाउ व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया? सो इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी का जेनेसिस है वो आपका है चाणक्य मॉडल और अशोका मॉडल. जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हाउ टू मेक अ पॉइनर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू मेक अ आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन, उसी टाइम भारत में डिबेट हो रही थी व्हाट इज आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारा विदेश नीति क्या होगा, हाउ वी हैंडल आवर इंटरनेशनल रिलेशन. क्योंकि हम एक आज़ाद देश थे, हमारे पास बहुत चुनौतियां थीं. उस चुनौतियों में एक चुनौतियाँ था विदेश नीति. तो हमारे पास दो मॉडल थे भैया. पहला कौन? चाणक्य मॉडल जिसको रियलिस्टिक मॉडल बोलते हैं. दूसरा अशोका मॉडल जिसको आइडियलिस्टिक मॉडल बोलते हैं. सो चाणक्य मॉडल क्या बोलता है? यूज ऑफ फोर्स टू अटेन पावर इज अलाउड. हम पावर को अटेन करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे. दूसरा, वार डिफेंस थ्रेट वायलेंस इज परमिसेबल. हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वार में भी जा सकते हैं, किसी को डिफेंस थ्रेट भी दे सकते हैं, वायलेंस का भी उपयोग कर सकते हैं. और सबसे जो मेन पॉइंट है, कोर पॉइंट, वो है कि नेशनल इंटरेस्ट ओनली, नो मोरल्स. देयर इज नो पोजीशन ऑफ मोरल्स.
हम ऐसे भी इंटरनेशनल रिलेशन को अगर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो देर इज नो मोरल इन मेंटेनिंग अ इंटरनेशनल रिलेशन। नेचर इसका क्या है, रियलिस्टिक है और ऑफेंसिव है। इसके एग्जाम्पल कौन है, चाइना और यूएस। वहीं दूसरी ओर अशोका मॉडल्स क्या था, तो अशोका मॉडल्स इज आइडियलिस्टिक मॉडल, वार इज नॉट ऑप्शन, नो यूज ऑफ आर्म्स, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड डिस्प्यूट्स। एक्चुअली हुआ क्या कि अशोका वाज इन्फ्लुएंस बाय लॉर्ड बुद्धा एंड इट्स प्रिंसिपल। तो उन्होंने सोचा कि दुनिया को मानवता के आधार पे ही चलना चाहिए, और हमारा जो भारत का कल्चरल हेरिटेज है वो बुद्धिज्म से जोड़ के हम अपने आप को देखते हैं। और उस समय हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास कोई अपना अस्तित्व था नहीं। सो अस्तित्व को बचाने के लिए हमने किसी के अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं समझा। सो टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस वी नॉट गो इन सच अ वे दैट वी क्रिएट अ काउंटर पॉइंट ऑन अनदर एग्जिस्टेंस। जो जैसा है भैया वैसे रहे, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, बट हमारा सॉवरेन मेंटेन रहे। सो यही बेसिक प्रिंसिपल था, हमने अशोका मॉडल जो यूज किया उसके पीछे। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंस बाय कोर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और लिबरल इन नेचर, डिफेंसिव इन नेचर, एग्जाम्पल जापान एंड आसियान कंट्रीज। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि हमने जो अडॉप्ट की मॉडल वो अशोका मॉडल अडॉप्ट किया, दिस इज आइडियलिस्टिक मॉडल। इसी के चलते नैम में जो पंचशील सिद्धांत था, जो पंचशील सिद्धांत जो था वो कम्प्लीटली बुद्ध के, लॉर्ड बुद्धा के प्रिंसिपल से लिया गया था, जिसको कि हमने वर्ल्ड को दिया। सो वी अडॉप्ट अशोका मॉडल। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल जी के नेतृत्व में हमने अशोक के मॉडल को, आइडियलिस्टिक मॉडल को, बुद्धा मॉडल को अपनाया। तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी एग्जाम में कि विच मॉडल। सो बुद्धिस्ट मॉडल, अशोका मॉडल, आइडियलिस्टिक मॉडल, लिबरल मॉडल, कोई भी ऑप्शन होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ऑप्शन यू कैन पिक वन आंसर। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो को देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप आईआर को पढ़ते हैं तो चीज़ों को को रिलेट कीजिए करंट सिनेरियो से। सो व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ रियलिज्म इन करंट पैराडाइम। सो हमने तो अशोका मॉडल अपनाया, लेकिन दुनिया ने क्या किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। चाणक्य मॉडल और रियलिस्टिक मॉडल है, उसको चाइना ने यूज किया। अब चाइना यूज किया तो चाइना ने काफ़ी कुछ बदलाव किए। ये वाला पोर्शन चाइना है, ये यहाँ पे इंडिया है। 2010 के बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। 2010 के बाद अब तक चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 66% से इंक्रीज किया है, और 2025 तक वो अपने डिफेंस बजट को 85% तक इंक्रीज करके ले जाएगा। अब इसके आउटकम्स क्या हुए, इसके आउटकम्स क्या हुए कि जो इंडियन ओशियन है इसमें चाइना का दबदबा बढ़ गया, चाइना का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ा है। हाल फिलहाल के न्यूज़ में आपने सुना होगा, यहाँ पे जो समूह है आइलैंड का, वहाँ उन्होंने ह्यूमन आइलैंड बनाए हैं। सो मैरीटाइम डिप्लोमेसी हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं समुद्र में डोमिनेंस बढ़ाने के, और इसके अक्रेंस क्या होते हैं। सो अभी आप मोटा मोटी समझो कि जो कंट्री रियलिस्टिक है उसने अपने डिफेंस बजट पे काफ़ी खर्च किया और एक डोमिनेंस बढ़ाया है, अपने पावर को दिखलाया है। सो दिस इज शो द मॉडल ऑफ चाणक्य। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। इन्होंने इस एरिया में चेन ऑफ आइलैंड्स बनाए हैं। फिर आपको इस एरिया में भी इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ने चेन ऑफ आइलैंड बनाए हैं ताकि पैसिफिक ओशियन पूरे रीजन को कंट्रोल किया जा सके, चाइना के सामने अपना एग्जिस्टेंस दिखाया जा सके। तो ये मैप दिखलाने का बेसिक मतलब यही था कि हम समझे कि रियलिस्ट कंट्रियों ने कैसे दुनिया के सामने अपना पावर दिखलाया थ्रू डिफेंस थ्रेट, अपने आर्मी को खड़ा करके, नेवल बेस को खड़ा करके। जहाँ पे आप चीज़ों को समझो कि व्हाट इज द करंट पैराडाइम ऑफ रियलिस्ट मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी वर्सेस आइडियलिस्ट मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। Now moving further, we have one more scenario to look upon. This is Indian national movement icons that we use in our relation of foreign policy. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक डिटरमिन करता है। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के आइकॉन्स क्या थे, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की 4 अवधारणा थी, स्वदेश, स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा। हमारा सब कुछ अपना होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर ओन ऑटोनॉमी। सो उसको इन द टर्म्स ऑफ आईआर बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हो तो कॉपी ले लो, नोटबुक पे इसको नोट करो। पूर्ण स्वराज, हेडिंग आप डालो इंडियन नेशनल मूवमेंट आइकॉन्स दैट वी यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। उसमें पहला पॉइंट होगा पूर्ण स्वराज, जिसको कि इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? फ्री टू इंटर एग्जिट इन एनी ग्रुप,
मैंने डिप्लोमेसी वाले स्लाइड में भी बताया था कि हम क्वेड के भी हिस्सा हैं, जिसमें हम बात करते हैं पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करने का। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्सा हैं, जिसमें चाइना के साथ मिलकर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया में काउंटर टेररिज्म का। मैं ब्रिक्स का भी हिस्सा रहूँगा, जिसमें हम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना के साथ मिल के हम लोग अपने इकोनॉमिकल बूस्टअप के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक बैरियर नहीं होना चाहिए इंडिया के पास कि हम इसमें इस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, इस ग्रुप को एग्जिट कर रहे हैं तो हमको कोई प्रतिबंध लगाए। दूसरा क्या है, फ्री टू इंटर एग्जिट इन एनी ग्रुप हो गया। इसके अलावा रिलेशन विथ एवरी कंट्री विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्री। हमने चाइना को ओशियन वाले मुद्दे पे घेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के फेवर में जा रहे हैं। हम अमेरिका के साथ क्वेड वाले मुद्दे पे साथ आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना को अपना दुश्मन बना रहे हैं और चाइना के साथ हम वार करने जा रहे हैं। जो टेलीविजन पे कंडीशंस लगती है दैट नॉट गोइंग टू अप्लाई इन एक्चुअल फॉरेन डिप्लोमेसी और एक्चुअल इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पे समझो, रिलेशन विथ एवरी कंट्री विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्री। एक बात और, आईआर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर हमारे 25 से 26 वीडियो के प्लेलिस्ट को देखोगे तो मैं उसमें हर चीज़ों को वेरी फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप लेवल तक समझाने का कोशिश करूंगा। उसके अलावा आप जो टाइम 2 से 3 घंटा बुक पढ़ने के लिए दोगे, उसको न्यूज़पेपर से कंडीशंस को एनालाइज करो। 2 से 4 वीडियो देखने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल रिलेशंस को देख लेंगे। तो उसके बाद आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का एक हैबिट हो जाएगा और उसको आप कोरिलेट करोगे करंट के सिनेरियो से। सो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को अच्छे से देखो। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से सीखा, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलर स्पिरिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत सिद्धांत है। उसको हमने आईआर में कैसे यूज करा, तो देखो, सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, ईरान जो है वो शिया मुस्लिम कंट्री है, यूएसए क्रिश्चियन बेस्ड कंट्री है, नेपाल हिंदू बेस्ड कंट्री है, जर्सी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इजराइल है जो कि ज्यू बेस्ड कंट्री है, और आसियान कंट्रीज बुद्धिस्ट हैं। सब के साथ हमारा रिलेशन है। कोई एक देश जो कि हिंदू का हो और हम हिंदू के हों, उस आधार पे हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन नहीं करते। वी हैव अ सेकुलर स्पिरिट इन आवर फॉरेन पॉलिसी। सो आपको अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आए कि व्हाट इज़ द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें आप बोल सकते हो कि हमने कल्चरल हेरिटेज से बुद्धा को लिया, उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो पिलर थे उससे हमने सबको अपना आइडियल बनाया है। नाउ ह्यूमन वैल्यूज एंड इक्वलिटी। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस सपोर्टेड नेल्सन मंडेला मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया था, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में। हम आज़ाद हुए, हमारे पास चैलेंजेस थे, फिर भी हमने सब चीज़ को समझौता करके मदद की साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले इनर वार को, क्योंकि हमारा स्पिरिट है इक्वलिटी का, ह्यूमन वैल्यूज एंड इक्वलिटी का। सो आपको अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स दैट शो दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज प्रमोटिंग इक्वलिटी अमंग ग्लोब, सो उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, इन 1930 इंडियन फॉरेन अफेयर ऑफिस वाज ओपनड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका टू यूनाइट द कंट्रीज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। जितने भी कंट्री ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकार हुए थे, साम्राज्यवाद के शिकार हुए थे, उनका काफ़ी शोषण हो रहा था, तो साउथ अफ्रीका भी उन्हीं में से था। तो भारत ने उस टाइम भी एक डिप्लोमेसी चली थी, वहाँ इंडियन फॉरेन अफेयर ऑफिस खोला था। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया का। सो आप 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इसके अलावा आता है पीस और सत्याग्रह। गांधी जी का प्रिंसिपल है, जिसको हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में खूब यूज कर रखा है। सो आईआर में पीस और सत्याग्रह कैसे होगा, उसका एक एग्जाम्पल है, वी आर द प्रमोटर्स ऑफ नॉन वायलेंट यूज ऑफ वेपन्स ओनली फॉर डिफेंस ओनली। हम नॉन वायलेंट रहेंगे, हम कोई भी वार में हिस्सा तब तक नहीं लेंगे जब तक हम पे खतरा ना आ जाए। नो एक्सपेंशन ऑन अ स्मॉल कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आए कि हाउ द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेक इंडिया एज अ एग्जाम्पल ऑफ आइडियल कंट्री, तो उसका एग्जाम्पल है नो एक्सपेंशन ऑन अ स्मॉल कंट्री। क्योंकि चाइना को आप देख लो, हांगकांग को उन्होंने कब्जा कर लिया है, ताइवान पे उन्होंने नज़र बना रखा है, तिब्बत को हाईजैक कर रखा है, बट हमारे बगल में श्रीलंका है, मालदीव्स है, फिजी है, वियतनाम है। हमने कभी एक्सपेंशन किया? कभी नहीं किया। सो दिस इज द नेचर ऑफ आवर आइडियल फिलॉसफी that we have gained from the movement, Indian national movement. So पीस सत्याग्रह की वजह से हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं हो पाएंगे, हम जितने में हैं हम उतने में खुश होंगे। इसके अलावा वन मोर फीचर इज आउटरीच। गांधी जी का आंदोलन चालू हुआ था
कोरिलेट करो चीज़ों को। गांधी जी का आंदोलन चालू हुआ था चंपारण के एक छोटे गांव से। उनका आंदोलन ऐसा फैला कि पूरे भारत में स्वाधीनता संग्राम को, आज़ादी के संघर्षों को एक स्पीड दे दी, एक रफ्तार दे दी। तो उनका आउटरीच गांव से लेके पूरे भारत तक था। वैसे ही हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आउटरीच ईच एंड एवरी कंट्री ऑन द ग्लोब है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी हैं, फिजी के साथ भी हैं, हमारे रिलेशन यूएसए के साथ भी हैं, उसी के साथ एक छोटा कंट्री ट्रिडाग एंड टैबिगो के साथ भी हैं, हमारे रिलेशन जर्मनी के साथ भी हैं, तो भैया हमारे रिलेशन मालदीव्स के साथ भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने रिलेशंस को आउटरीचेज बना चुके हैं, एक छोटे से छोटे कंट्री से लेके एक बड़े सुपर पावर के साथ। हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि हमें सिर्फ सुपर पावर के साथ ही अलाइंस बनाना है। हमने मॉरिशस को भी फाइनेंशियल एड दिए, यूएसए से भी हमने फाइनेंशियल एड लिए और उनके साथ भी कोऑपरेशन का भावना अपनाया है। सो दिस इज द कोर फीचर दैट वी गेट फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसके बाद आता है बात फैक्टर शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे की प्लेलिस्ट होगी, तो आप समझिए इन चीज़ों को अच्छे से। व्हाट आर द फैक्टर दैट शेप इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इसमें पहला है ज्योग्राफी। भारत के फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाला पहला जो फैक्टर है वो ज्योग्राफी है। दूसरा स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है। और तीसरा इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेज। हमारे ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेज क्या हैं? स्ट्रेटेजिक कल्चरल हेरिटेज, उसके अलावा आपके क्या हैं? ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड एंशियंट कल्चर हेरिटेज भी इम्पोर्टेंट है, और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में हम लोग सब थोड़ा बहुत जानते हैं, बट आगे के वीडियो में हम कवर कर लेंगे नेशनल इंटरेस्ट का। व्हाट आर द पिलर ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हाट वी कैन डू फॉर मेंटेन आवर सस्टेनेबल नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ज्योग्राफी पे हम बात कर लेंगे थोड़ा, आने वाले वीडियो में हम डीपली बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कल्चर और एंशियंट कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करेंगे, और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सो माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो फैक्टर्स हैं जिस पे फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है, वो है ज्योग्राफी, दूसरा है स्ट्रेटेजिक कल्चर, तीसरा है इंडिया नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेज। अभी देखो मोदी जी यूएन जनरल असेंबली में गए, वहाँ क्वेड के लीडर से भी उन्होंने बात की। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेज हैं, जो ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेज है, उस पर भी काफ़ी कुछ सेफ होता है हमारा फॉरेन पॉलिसी। तो हम चीज़ों को कोरिलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया के मैप को थोड़े अच्छे से देखेंगे। सो जो हाउ ज्योग्राफी शेप इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो ये वाला जो एरिया है, गौर से देखिए, ये वाला एरिया है, इसको नॉर्दर्न फ्रंटियर बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न फ्रंटियर। अब 1962 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमने मान के चला था कि भैया इस वाले रेंज में हिमालयाज है। आप लिखते जाओ, मेरे को पॉसिबल नहीं कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो लिखो, इस वाले रेंज में हिमालयाज थी। तो हमने सोच रखा था कि नेचुरल बैरियर्स हैं, हमारा प्राकृतिक दीवार है जिससे कि हम बच सकते हैं, दुश्मन इधर से आएंगे ही नहीं। बट पैराडाइम चेंज हुआ, ज्योग्राफी चेंज हुआ। 1962 में जब वार हुआ तो हम इसी रेंज में हार गए, इस रेंज में हमने हारा, इस रेंज में हमारी हार हुई 1962 के वार में। नॉर्दर्न फ्रंटियर को हम लूज कर गए। सो ज्योग्राफी क्या हुआ? इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ज्योग्राफी इज स्टैटिक। कल तक हम जिस ज्योग्राफिकल हिस्से को नेचुरल बैरियर के तौर पे देखते थे और नेचुरल प्रोटेक्शन कवर के तौर पे देखते थे, अब उसको कैसे हमें देखना होगा? एज ए चैलेंज। सो 1962 के पहले नॉर्दर्न फ्रंटियर क्या था? हमारा नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया था। बट आफ्टर 1962 इंडो चाइना वार, इट ऑल्सो कम्स अंडर अ सिक्योरिटी कंसर्न। हमें इसके लिए एक थ्रेट टाइप से देखना होगा कि कभी भी इधर से अटैक हो सकता है, और जितने भी पाकिस्तान बेस्ड घुसपैठिए आते हैं वो भी इस एरिया का यूज करते हैं। सो काफ़ी डायनेमिक होती है ज्योग्राफी। इसके अलावा एक नज़रिया हुआ देखने का नॉर्दर्न फ्रंटियर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल्स अबाउट नॉर्दर्न फ्रंटियर। इसके अलावा हुआ मैरीटाइम डिप्लोमेसी, समुद्री कूटनीति। ये पूरा एरिया भारत का समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे हमारे दो नेचुरल आइलैंड्स हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार समूह है। इसके अलावा पूरे इंडियन ओशियन में हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए, जैसे कि हमारे समुद्री व्यापार को कोई नुकसान न पहुंचे, वो दूसरा पर्सपेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखने का। डैट कम्स अंडर मैरीन टाइम डिप्लोमेसी। दूसरा हम लोग वो कवर करेंगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तीसरा क्या है? तीसरा नॉर्थ ईस्ट इशू, जिसको कि
चिकन नेक भी हम बोलते हैं। अब मान लो वेस्ट बंगाल कोलकाता से कोई चीज़ को हमको ले जाना है त्रिपुरा, तो एक रास्ता है कि हम ऐसे घूम के जाएं, ओके, दूसरा रास्ता है हम डायरेक्ट बांग्लादेश होते हुए जाएं। सो व्हाई बांग्लादेश इज इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना अच्छे से। ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं चिकन नेक, पूरे एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को हम बोलेंगे चिकन नेक। अब यहाँ पे एक कंडीशन इमेजिन करो, हमें कोई चीज़ कोलकाता से भेजना है, कोलकाता से भेजना है त्रिपुरा, त्रिपुरा भेजना है। सो एक रास्ता है कि हम इस साइड से घूम के ऐसे 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 जाएं, दूसरा हम सीधे बांग्लादेश से जाएं। सो वाई बांग्लादेश इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा चिकन नेक जो है वो काफ़ी, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसिंग है। सो हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा क्यों होने चाहिए, तो हम इसको अंडर द ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट में हम बात कर लेंगे, इस वाले एरिया में, वेस्टर्न में गुजरात एंड कोस्ट गार्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोस्ट गार्ड, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बिजनेस हब भी काफ़ी है, तो कोस्ट को रीजनल कोस्ट बेसिस क्यों है, कोस्ट गार्ड का नियुक्ति होता है, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा प्लेलिस्ट, और पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक वीडियो में पूरे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कवर करें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा सबसे पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने बात की फैक्टर शेपिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें नेम होंगे एंड अनदर एस्पेक्ट होंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इंडिविजुअल रिलेशंस। अभी हमने पढ़ा डिप्लोमेसी, फिर से मैं बताता हूँ, डिप्लोमेसी इज अबाउट टू पॉल्स प्लस माइनस, हमें मेंटेन रहना है, ना प्लस की ओर ना माइनस की ओर, हमारा अलाइनमेंट साफ होना चाहिए। ओके सर। इसके बाद हमने पढ़ा जेनेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे जो टेबल्स हैं इसको थोड़े से एनालाइज करेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद हमने पढ़ा करंट सिनेरियो, हाउ चाइना यूज इट्स रियलिस्टिक नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू डोमिनेट ऑन इंडियन ओशियन, यहाँ पे क्लियर है। फिर हमने पढ़ा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कैसे अपना डोमिनेंस और ओवरसी बेस बनाया इधर और उस साइड। सो दिस इज शोइंग द रियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद हमने पढ़ा आइकॉन्स फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें पूर्ण स्वराज, सेकुलरिज्म, ह्यूमन वैल्यूज एंड इक्वलिटी, पीस, सत्याग्रह, आउटरीच, व्हाट आर इट्स सिनेरियो इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा डाइवर्स फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें इन चीज़ों को आप पॉइंट वाइज ऐड करेंगे। आने वाले वीडियो में हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को लेंगे, उसको आइडियल आंसर के थ्रू लिखने का कोशिश करेंगे, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप हमारे ही प्लेलिस्ट को देखो, कोई भी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, एक नोटबुक पेन के साथ बैठो, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसके बाद फिर अपना कंक्लूजन लगाओ, लिखो, क्योंकि देखोगे पॉपकॉर्न टाइप कि पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमने बात की थ्री पिलर्स एंड फैक्टर्स दैट शेप इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें पहला था ज्योग्राफी, दूसरा स्ट्रेटेजिक कल्चर, एंशियंट कल्चरल हेरिटेज, तीसरा था इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर ही लेंगे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। इसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी की बात की, जिसमें इस एरिया को हमने बोला नॉर्दर्न फ्रंटियर, इस पूरे एरिया को हमने बोला मैरीटाइम डिप्लोमेसी, जिसको उसके नज़रिए से हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को हमने बोला चिकन नेक, और गुजरात वाले पोर्शन को हमने बोला, इसको बोला हमने स्ट्रेटेजिक कोस्ट रीजन्स, जिसमें कोस्ट गार्ड का यूज करते हैं। एक रीजन आपका और है ए, इसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी, इसमें हम लोग इस रीजन को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ शुरुआत करने की। सो आप एक क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डाइवर्स फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, टाइपिंग मिस्टेक है, डाइवर्स नहीं डाइवर्स होगा, डाइवर्स होगा, डाइवर्स। व्हाट आर द डाइवर्स फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डिस्कस इज प्रोज एंड कॉन्स। तो देखो डाइवर्स फीचर क्या है, पहला तो है कि हमने बुद्धिज्म को अपनाया, दूसरा हमने जिस बेस पे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड किया था, जिस बेस पे हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड किया था, उससे जो हमने प्रिंसिपल सीखे, उसी को हमने यूज किया, उसी को बस हमने यूज किया। सो प्रिंसिपल फ्रॉम INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हमने यूज किया, जिससे कि कोऑपरेशन हमारे अंदर कूट कूट के भर चुका है।
कोऑपरेशन हमारे अंदर कूट कूट के भर चुका है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में, उसको आप पॉइंट वाइज नोट करो और इस आंसर को लिखने का कोशिश करो। हम नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन के आइडियल आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मैप को अच्छे से देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं फाइनली फिर बोल रहा हूँ, आप अगर हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, सो देर इज़ नो नीड टू वर्क ऑन एनी बुक, बिकॉज वी कंपाइल्ड ऑलमोस्ट 8 और 10 बुक दैट इज प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ IR, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। सो आपको कोई चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैप पे अपना दिमाग लगाओ। IR को हम लोग मैप से डिकोड करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी को देख लेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी के साथ साथ हम बात कर लेंगे एंशियन कल्चरल हेरिटेज का क्या रोल है। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट नोट्स जरूर करते जाना, क्योंकि जो पॉइंट्स आप नोट्स नहीं करोगे, पॉपकॉर्न टाइप देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बाय बाय।